नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ राजधानी देहरादून से, जहां धामी मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक को लेकर एक खबर है और ऐसे में सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक रहने वाली है। सचिवालय में शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जहां पर शिक्षा से लेकर बिजली से जुड़े कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा संभावित है। बैठक में कई बड़े फैसलों पर इस दौरान मुहर लग सकती है और ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि धामी मंत्रिमंडल की आज बैठक रहने वाली है। कई सारे महत्वपूर्ण विकास से जुड़े मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी, जहां पर धामी मंत्रिमंडल की बैठक जो है आज रहने वाली है। तमाम मंत्रीगण इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां पर सचिवालय में 4 बजे का समय इसके लिए मुकम्मल किया गया है। जब 4 बजे तमाम मंत्रीगण जो है एकत्रित होंगे और ये बैठक यहाँ पर होगी, जहाँ पर कई बड़े फैसले इस दौरान जो है लिए जा सकते हैं। खासकर विकास से जुड़ी तमाम परियोजनाओं पर मुहर इस दौरान लग सकती है और इसी के साथ साथ तमाम विकास कार्यों को लेकर सीएम की ओर से समीक्षा भी यहाँ पर की जाएगी। शाम 4 बजे का समय जब सचिवालय में धामी कैबिनेट की मंत्रिमंडल की बैठक रहने वाली है। तमाम मंत्रीगण इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। तो शुभांगी, आज शाम 4 बजे पूरी बैठक रहने वाली, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ एजेंडा इस बैठक का रहने वाला है, किन अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? बिल्कुल, देखिए आज शाम बजे से सचिवालय में ये बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम मंत्रीगण मौजूद रहने वाले हैं और हर कैबिनेट बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विभागों से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस कैबिनेट में लाए जाते हैं। आज की अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, खेल विभाग समेत तमाम जो विभाग है उन्होंने अपने अपने प्रस्ताव तैयार किए, जो कि आज कैबिनेट के आगे रखे जाएंगे। कई सारे महत्वपूर्ण, क्योंकि कर्मचारी जो है वो लगातार अपनी कई सारी मांगों को लेकर अटल है, उनको लेकर भी आज कैबिनेट विचार कर सकता है। इसके अलावा जो जमीनी जुड़े हुए जो विवाद है उनके निपटारे के लिए कल ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इसको लेकर 1 माह तक एक अलग अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर भी चर्चा जो है कैबिनेट में हो सकती है। इसके अलावा तमाम जो विभाग हैं, क्योंकि चाहे वो जमीन से जुड़े हुए हो, किसानों के हित में हो, महिलाओं के हित में हो, युवाओं के हित में हो, जो भी उत्तराखंड के विकास में काम आ सकता है, इस तरीके के प्रस्ताव विभागों द्वारा तैयार किए जाते हैं। और कैबिनेट बैठक में हमने देखा है कि किस तरीके से जो वहां पर फैसले लिए जाते हैं, उसको जब धरातल पर उतारा जाता है तो कहीं ना कहीं उससे पूरे प्रदेश की जनता जो है उसका लाभ पाती है। ऐसे में आज का जो कैबिनेट बैठक है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल, और खास फोकस परियोजनाओं पर भी रहने वाला है, बताया जा रहा है। विकास के मद्देनजर क्या कुछ बड़े फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि कैबिनेट बैठक जब होती है तो जरूर उत्तराखंड का विकास सकता है। क्षेत्रों में थोड़ी कमी रह गई है, जहां पर प्रस्तावों को पारित कर उनको ग्राउंड जाए, ये कोशिश कैबिनेट की होती है। और ऐसे में लगातार ये कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि कल ही मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि जमीनों से जुड़े जो विवाद है उनके निपटारों विशेष अभियान। ठीक है शुभांगी, तो कुल मिलाकर आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। 4 बजे का समय इसके लिए मुकम्मल किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, सीएम धामी ने पंकज चौधरी से मुलाकात की। यूपी के नव निर्वाचित अध्यक्ष से मुलाकात सीएम धामी ने की है। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं। यहाँ पर दी गई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुलाकात की, जहाँ पर पुष्प गुच्छ देकर यहाँ पर शुभकामनाएं सीएम धामी की ओर से दी गई है। हाल ही में जो है कमान संभाली है उत्तर प्रदेश की बतौर बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने, और ऐसे में इसी को लेकर शुभकामनाएं यहां पर सीएम धामी की ओर से दी गई हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने स्वतंत्र देव से मुलाकात की है। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से भी सीएम धामी ने मुलाकात की है। कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे और स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस दौरान कई अन्य गणमान्य जन भी साथ में मौजूद रहे और चेहरे पर एक मुस्कान के साथ ही मुलाकात, जहां पर शिष्टाचार भेंट इसे माना जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह जो कि मंत्री हैं यूपी कैबिनेट में, और उनसे मुलाकात सीएम धामी की हुई है।
बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी जिलों में लंबित भूमि विवादों को 1 महीने में खत्म करने के लिए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को सभी मामलों को जल्दी और सही तरीके से निपटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद आम लोगों की समस्याओं से जुड़ा है और इससे कानून व्यवस्था और समाज में असर भी पड़ता है। अभियान में संवेदनशील मामलों पर खास ध्यान दिया जाएगा, ये बात सीएम की ओर से दोहराई गई। बात करेंगे खटीमा की, जहां आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को कहा और कांग्रेस पर जनता में भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी भी कहा। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। हमारे द्वारा जो ये साहसिक निर्णय लिए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं और आज हर क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम हो रहा है, देश में भी हो रहा है, दुनिया में भी हो रहा है। और हर एक उत्तराखंडी जो प्रवासी है, दुनिया के अंदर कहीं भी रहता है, देश के अंदर कहीं भी रहता है, अपने आप को गौरव से भरा हुआ मानता है, क्योंकि उसके पूर्वजों का राज्य उत्तराखंड आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोगों की हमारे इन सब कामों के कारण से नींद उड़ी हुई है, उनको नींद नहीं आ रही है। अब कांग्रेस ये भी मान चुकी है कि देवभूमि उत्तराखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार वर्ष 2027 में भी हैट्रिक लगाने जा रही है। तीसरी बार उत्तराखंड की जनता हम सबको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। ये राज्य की डेमोग्राफी न बदले, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य न बदले। ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां एक वर्ग विशेष का कोई अस्तित्व नहीं होता था, कोई नामो निशान नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी ऐसे लोगों को केवल वोट बैंक के कारण एक वोट लेने के लिए विशेष रूप से सुविधाएं देकर हमारे यहां पर बसाने का काम किया है। लेकिन हमने संकल्प लिया है कि हम आने वाली अपनी भावी पीढ़ी को, अपने बच्चों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे, उनके हाथों में सुरक्षित उत्तराखंड देंगे। इस डेमोग्राफी को बिगड़ने नहीं देंगे। अब कांग्रेस और उसके सभी साथी जो अर्बन नक्सल गैंग और उनके सहयोगी अब हर एक छोटे छोटे मामले में अफवाह उड़ाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, फैब्रिकेटेड न्यूज़ चलाते हैं, टूल किट बनाकर लोगों को भरमाने का काम करते हैं भाइयों बहनों। और हमारी सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र करने में पीछे नहीं रहते हैं, षड्यंत्र करने में जुट गए हैं। यही कारण है कि अब कांग्रेस और उसके सभी साथी जो अर्बन नक्सल गैंग और उनके सहयोगी अब हर एक छोटे छोटे मामले में अफवाह उड़ाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, फैब्रिकेटेड न्यूज़ चलाते हैं, टूल किट बनाकर लोगों को भरमाने का काम करते हैं भाइयों बहनों। और हमारी सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र करने में पीछे नहीं रहते हैं, षड्यंत्र करने में जुट गए हैं। यही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों कुछ आंदोलन हुए और उन आंदोलनों में कश्मीर और जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो अलगाववादी ताकतों द्वारा जो नारे लगाए जाते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वो देवभूमि में भी नारे लगाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। उनके नारे यहां भी सुनाई देते हैं, जो कहते थे कि अब जब हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस प्रकार के नारे वाले हैं। साथ में ये भी कहते थे, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस प्रकार की मानसिकता के लोग आज देवभूमि में भी जो आ रहे हैं। यहाँ के भी लोग जिनको आप लोगों ने सेवा का अवसर दिया था, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। आज वैसे कोई राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन मैं कहना जरूर चाहता हूँ। मेरे को अभी दान सिंह राणा मम्मा, रविंदर राणा और 3-4 लोग मुझे अभी रास्ते में मिले थे।
जब मैं यहाँ चुनाव में खड़ा हुआ था 2022 के, तो यहां भी एक अफवाह फैलाई गई थी पूरे हमारे जनजाति समाज में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी, पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा, तो इनकी सारी जमीनें छीन ली जाएंगी। अब मैं इस मंच से आज इनसे पूछना चाहता हूं, किसी भी एक व्यक्ति की सरकार में जमीन निहित हुई है क्या? किसी की जमीन पर कब्जा किया गया क्या? मेरे जनजाति समाज की बहनें भी बहुत आई हैं, बताओ भैया कोई की किसी की जमीन कब्जा हुई क्या? आपको पूछना चाहिए, क्योंकि लोग आपके बीच में आएंगे। तो जिन लोगों को आपने उस समय बनाया, आज वो राजनीति छोड़कर आंदोलन जीवी बन चुके हैं और सनातन का विरोध करने वाले, सनातन धर्म का विरोध करने वाले, हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करने वाले, ऐसे लोगों की कठपुतली बन गए हैं भाइयों बहन। कोई भी हम अच्छा काम करते हैं उसमें विरोध करते हैं, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से सभी जिहादी और अलगाववादी मानसिकताओं वाले लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी देवभूमि है, इसकी संस्कृति, इसकी अस्मिता और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड सहित तमाम मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेर रही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सीएम धामी की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीखा हमला बोला है। महेंद्र भट्ट ने सोशल मीडिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वायरल वीडियो पोस्ट कर कहा कि ये विरोध नहीं, संवेदना की सार्वजनिक हत्या भी है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह बताया है कि कैसे मुख्यमंत्री और सरकार की भावनाएं जनता से जुड़े मुद्दों पर मृत हो चुकी हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने निकाली सीएम धामी की शव यात्रा। महेंद्र बोले संवेदना की सार्वजनिक हत्या। कांग्रेस बोली जनमुद्दों पर सीएम की भावना मृत। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, गरमाई सियासत। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर लगातार हमला बोल रखा है। वहीं देहरादून में सरकार के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार की शव यात्रा निकाली, जिस पर सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में कांग्रेस के कार्यकर्ता सीएम धामी की फोटो लगे सरकार के प्रतीकात्मक शव पर विलाप कर रहे हैं। यही नहीं, शव यात्रा निकालते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को लेकर आपत्तिजनक नारेबाजी करते भी दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से निकाली गई इस शव यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया में कांग्रेस के प्रदर्शन का वीडियो पोस्ट करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा है, ये विरोध नहीं, संवेदना की सार्वजनिक हत्या है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि क्या सरकार को घेरने को कांग्रेस के लिए घरों की भावनाओं को रौंदना जरूरी हो गया है। कांग्रेस की शव यात्रा पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने सीएम की नहीं, 2027 के लिए अपनी शव यात्रा निकाली है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि ये प्रतीकात्मक शव यात्रा इसलिए निकाली गई क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, काशीपुर में किसान की आत्महत्या का मामला हो या अपराध की अन्य घटनाएं, इन तमाम मामलों पर मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की संवेदनाएं मृत नजर आई हैं, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शव यात्रा के जरिए विरोध किया है। और वो चहुमुखी विकास कर रहे हैं और वो मुख्य सेवक अपने आप को कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की शव यात्रा निकालना ये उनके मानसिक दिवालियापन का एक सीधा जीता जागता उदाहरण है। और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस की शव यात्रा 27 में निकलने वाली है। उन्होंने अपना तिया पांचा कर लिया है और देवभूमि उत्तराखंड की जनता उन्हें देख रही है। मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई। अब एक जीवित व्यक्ति की और राज्य के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति, उसकी शव यात्रा निकालना, तो ये कांग्रेस के लिए अपने आप में ये बहुत नीचापन है उनका।
परंतु जो सरकार की भावनाएं मृत हो गई हों, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, सुखवंत का भी हत्याकांड हुआ है, उसमें तमाम पुलिस के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया गया है और तमाम अपराध जो पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, उसमें सरकार में बैठे हुए तमाम मंत्रियों की, माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाएं मृत हो गई और मृत भावनाओं को प्रतीक बांधकर शव यात्रा निकाली जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता हत्या मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है, लेकिन कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी है। इस मामले में न्याय मांग रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार का विरोध करते करते मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाल दी, जिस पर बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सोशल मीडिया पर एक्टिव यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को खटीमा कोर्ट के आदेश पर हल्द्वानी जेल से रिहा कर दिया गया। जेल में 6 दिन बिताने के बाद वे बाहर आई। ज्योति पर उत्तराखंड की महिलाओं और देवी देवताओं का अपमान करने का गंभीर आरोप था। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने सबसे माफी भी मांगी है। नमस्कार, पहलाग प्रणाम। सबसे पहले आप सभी को यह घुघुती त्योहार और दिल से धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने आज त्योहार के दिन मुझे मेरे बच्चों के पास पहुंचाया। दगड़ियों, साफ सीधी सी बात कहूं, मुझे नहीं पता था कि मेरे शब्दों को इस तरह से तोड़ मोड़ के आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरे शब्द गलत थे, आप लोगों को बुरा लगा है, तो मुझे माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिस बहन ने भी मेरे ऊपर केस करा था, अगर वो एक बार मुझे ये बोल देती कि बहन तेरी बातों का हमें बुरा लगा, तो शायद मैं सिर्फ कुमाऊं नहीं, पूरे उत्तराखंड से माफी मांगती। उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से कहा था कि हर बूथ पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किया जाए, लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी प्रदेश के 11,733 बूथों में से केवल 8,700 बूथों पर बीएलए नियुक्त हो पाए हैं। इस मामले पर जब राज्य निर्वाचन आयोग ने जवाब मांगा तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी के पास बीएलए नियुक्त करने के लिए पर्याप्त कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बताया कि करीब 80% बीएलए की नियुक्ति हो चुकी है और विपक्ष के आरोप गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी तरह से बीएलए नियुक्त करने के लिए पूरी कार्यकर्ता हैं और 80% से ज़्यादा बीएलए नियुक्त भी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप निराधार है और बीएलए अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे क्षेत्र का डाटा भी जिस तरह से कलेक्ट हो रहा है और जनता के बीच में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है, जनता भी जुड़ रही है और आंकड़ों को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजग है। केदारनाथ धाम यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए चरबिटिया से गुप्त काशी तक के मोटर मार्ग को वैकल्पिक केदारनाथ यात्रा मार्ग घोषित करने की मांग की जा रही है। इस मांग के समर्थन में मकर संक्रांति के दिन चरबिटिया बाजार से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। अभियान का नेतृत्व बीजेपी नेता कमलेश जुनियाल कर रहे हैं। कमलेश जुनियाल ने कहा कि केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मौजूदा रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा अगस्त्य मुनि गुप्तकाशी मार्ग पर यात्रा के समय भारी भीड़ और जाम लग जाता है, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। वैकल्पिक मार्ग बनने से इस समस्या से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि मार्ग करीब 78 गांवों को जोड़ता है और 2013 की आपदा के समय इसी रास्ते से लोगों की जान बचाई गई थी। देखिए, जहाँ तक चिरबिटिया, हम लोगों ने क्या है कि हमारी पूर्व में भी यहाँ के जनप्रतिनिधि के कई बार ये चीजें उठ करके आई, जितने हमारे व्यापारी बंधु हैं, आप चिरबिटिया से लेकर के अगर हम लोग गुप्तकाशी की बात करते हैं तो इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत एक चीज नजर आती है कि कहीं ना कहीं जो यात्रा का, क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा तो यहाँ से चलती है, लेकिन केदारनाथ जाने वाली जो यात्रा है उसको अगर दर्शन से पहले या दर्शन के बाद वो यात्रा अगर इस रूट से भी चले तो यहाँ के जो हमारे युवा साथी हैं, दुकानदार हैं या बेरोजगार बंधु हैं, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। और हम लोग पलायन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो पलायन के अंतर्गत जो लोग अपने छोटे छोटे होटल या रेस्टोरेंट यहाँ पे खोल सकते हैं, जो आज बाहर हैं प्रवासी के रूप में, और कहीं ना कहीं इसलिए हमारे पहाड़ भी कहीं ना कहीं खाली हो रहे हैं।
चारधाम यात्रा में खासकर केदारनाथ में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इससे सड़कें और धार्मिक स्थल अव्यवस्थित हो जाते हैं और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि यात्रा के लिए कैरिंग कैपेसिटी यानी कि सुरक्षित रूप से कितने लोग एक समय में यात्रा कर सकते हैं, इसकी जांच करना जरूरी है। कैरिंग कैपेसिटी ज़रूर उसकी एक पूरी उसका डिटेल रूप में उसकी कहीं ना कहीं जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पर्वतीय क्षेत्र है, आपको मालूम है कि आपदाग्रस्त भी रहता है। बहुत टाइम ऐसा हुआ है, पिछले साल भी जून में वहाँ पर बहुत बड़ी एक आपदा आई थी, 12,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को वहाँ पे हम लोग ने रेस्क्यू किया था। तो हम कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते जिसमें कि मैंने आपको बोला कि हमारी पहली प्राथमिकता जनहानि ना हो, हमारे वहाँ पे जो पशु हैं, जानवर हैं, उनके ऊपर कोई विपदा ना आए, इंसानों के ऊपर कोई विपदा ना आए, ये प्राथमिकता है। और हर तीर्थ स्थल की कैरिंग कैपेसिटी की जांच होनी चाहिए और जो जितनी कैरिंग कैपेसिटी को प्रशासन भी सही तरीके से दर्शन कराने में सफल हो सके उतनी वहाँ पर लागू होनी चाहिए। उत्तराखंड में नर्सिंग बेरोजगारों की भर्ती को लेकर आंदोलन लगातार तेज होता हुआ इस समय नजर आ रहा है। लंबे समय से सरकारी विभागों में नियमित भर्ती की मांग कर रहे नर्सिंग अभ्यर्थियों ने अब 19 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान किया है। नर्सिंग बेरोजगारों का कहना है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कमी के बावजूद सालों से भर्ती प्रक्रिया लंबित है, जिससे प्रशिक्षित नर्सिंग युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस आश्वासन इस बारे में नहीं दिया गया है, जिससे वे आंदोलन और ज्यादा उग्र करने को मजबूर हो गए। है कि सरकार द्वारा जो हमारे ये मुख्य बिंदु हैं, जिन पे समस्त हमारे बीजेपी के सरकार के लोगों ने, जो हमारे 40 प्लस विधायकों ने और मंत्रियों ने हमें लिखित रूप में आश्वासन दिया है कि जो आपके मुख्य बिंदु हैं, जो आपके मुख्य वर्षवार भर्ती 2500 प्लस आईपीएचएस इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड मानकों के अनुरूप जो आपके पद हैं, राज्य के अभ्यर्थियों को मौका देने से रिलेटेड पद हैं, ओवर एज से रिलेटेड जो आपके मतलब कि रिलैक्सेशन से छूट संबंधित है, उसमें हमें सरकार के ही जो हमारे अपने अपने जनप्रतिनिधि है, जो हमारे जगह के विधायक लोग हैं, जो उन लोगों के द्वारा में लिखित रूप में आश्वासन दिया गया है। लेकिन सरकार अभी तक चुप है, खामोश है, इस चीज को भी नेग्लिजेंसी कर रही है और अभी तक इसकी तरफ कोई सुबूत नहीं ली जा रही। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार रोड पर काली के ढाल के पास एक कार ट्रक के पीछे जा रही थी और उससे टकरा गई। हादसे में कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने ड्राइवर को कार से बाहर निकाला। इस दौरान ट्रक ड्राइवर मौके से भाग निकला। पुलिस ने वहां पहुंचकर जांच शुरू कर दी।